इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। सस्टेनेबल फैशन पर एक हमारा एक खास कार्यक्रम है जिस पर हम आपका स्वागत करते हैं। जब कभी भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन धरती के सबसे बड़े खतरों में से एक होता जा रहा है, तो ऐसे में लोग, संस्थाएं और सरकारें इस गंभीर चुनौती को दूर करने के तरीके खोजने में व्यस्त हैं। ऐसे में नजर जाती है कपड़ा और फैशन उद्योग पर, जो कि जलवायु परिवर्तन में अत्यधिक योगदान देने वाले प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक के रूप में जाना जाता है। कपड़ों की रंगाई, कपड़ों की कताई, बुनाई, इससे भारी प्रदूषण होता है, खासतौर पर डाई में जो कपड़ों की रंगाई होती है। तो लेकिन इसका भी एक समाधान है। आज इसके साथ हम सस्टेनेबल फैशन पे सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक हैं प्रोफेसर विनय भूषण जेना जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोफेसर हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशुमान जी, नमस्कार। तो हम आपको बता दें कि भुवनेश्वर और टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAI ओडिशा यूनिट के अध्यक्ष भी हैं प्रोफेसर साहब, और वो हमें फैशन उद्योग के भविष्य और टिकाऊ फैशन में भारत की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो वो सस्टेनेबल फैशन पे लगातार अपनी उनकी मजबूत पकड़ है, और वैकल्पिक टिकाऊ फैशन अवधारणा और मॉडल फॉर्म टू फैशन स्पेक्ट्रम दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय उनके वो डायलॉग्स हैं जिसपे उनकी बहुत कमांड है। और वो हमें बताएंगे कि सस्टेनेबल फैशन क्या होता है और कैसे वस्त्र उद्योग से प्रदूषण को कम से कम किया जा सकता है। तो प्रोफेसर साहब, क्या हमें बता सकते हैं कि कपड़ा उद्योग जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान दे रहा है? नमस्कार अंशुमान जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज उदय इंडिया की प्लेटफॉर्म पर निमंत्रण करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ी मुद्दा है, हम सब जानते हैं, और उससे हमें छुटकारा के लिए सारे देश, सारे अनुष्ठान, सब कुछ, सब सारे सरकारें इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो कोशिश है कि जितने भी संगठन है, जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, उन सभी के बारे में हम जागरूक करें, उसके बारे में चर्चा करें, उसके समाधान लेकर आए। उसी बीच में कपड़ा और फैशन जो उद्योग है, वो हम कहते हैं कि ये सबसे जो बड़े पॉल्यूटर्स में से ये एक है। हम कभी-कभी कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे आज के दिन में, हम कहते हैं कि 10% की करीब 10% ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसी इंडस्ट्री से आती है। इसके बाद अगर देखेंगे, हाँ, 35% की हमारी जो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारी ओशन में, समंदर में होती है, ये इसी इंडस्ट्री से आती है। फिर तीसरा, ये सबसे ज्यादा पानी अगर कंज्यूम करने वाला, फ्रेश वाटर कंज्यूम करने वाला कोई इंडस्ट्री है, ये है, और पॉल्यूट करने वाला भी यही है। आपने जैसे शुरू से कहा कि अगर हम डाइज को देखें या बाकी जो प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें काफ़ी सारे पानी हम बर्बाद करते हैं। जो पीने लायक पानी है उसका हम इसी तरह बर्बाद करके समुद्र में बहा देते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो और भी पहलू है उसका हम चर्चा नहीं करते हैं। इसके कई और कारण है, कई दबाव है, कुछ है, इसको लेके हम बहुत ही शंकाए में हैं कि इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर अंकुश नहीं लगा जाए तो ये आगे जाके और क्षति पहुंचा सकती है, जो इरिवर्सिबल है, जिसको हम वापस नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और ये सबसे बड़ी फैक्टर है आज फैशन इंडस्ट्री हमारी जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए। जी, तो प्रोफेसर साहब, वैसे हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या उपभोक्ता जो हैं फैशन इंडस्ट्री के, वो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके प्रभाव से अवगत हैं, वो जानते हैं इस बारे में? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 8 बिलियन लोग हैं पूरे विश्व में। उसमें से अगर हम देखेंगे कि जो फैशन इंडस्ट्री का जो उपभोक्ता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, वो बड़े जो विकसित देश है उसमें काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है, क्योंकि पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा हो रही है कि क्लाइमेट चेंज की क्या इम्पैक्ट है, माने जलवायु परिवर्तन किस तरह के इम्पैक्ट कर रही है। सारे संस्थाएं लगे पड़े हैं, UN से लेके डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सारे सरकारें भी लगी पड़ी है कि ताकि इसके ऊपर अंकुश लगा जाए।
तो इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। जो पहले जैसे था कि हम दिल मांगे मोर वाली बात है कि हम जितना हो उतना अच्छा है। अब लोगों ने सोचना चालू कर दिया, खास करके जो नई पीढ़ी है जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, ये लोग हैं और मिलेनियल्स भी है, इनके अंदर काफी सारी जागरूकता है। और उसको देखते हुए हम लगता है कि जागरूकता खाली है नहीं, ये लोग चाहते भी है कि हम ज्यादा पैसा देंगे लेकिन हमें आप हमको ग्रीन कपड़ा दीजिए, सस्टेनेबल कपड़ा दीजिए, हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चाहिए। बाजार में ये चालू हो गई और उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए अब उद्योग जो है, उद्योग जगत में उछाल आया है, एक तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको इनकी जो डिमांड है उसको पूरी किया जाए। ये है। तो फिर जो सस्टेनेबल फैशन है उसके लिए जो इंडस्ट्री उपभोक्ताओं की जरूरतों का जवाब कैसे दे पा रही है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? यही एक सबसे बड़ी मुद्दा है। अब जैसे ही हम सोचते हैं कि कैसे दिया जाए, हमारी सस्टेनेबिलिटी की और मांग बढ़ती जा रही है और जो उद्योग जगत है जो जिस तरह की रिस्पॉन्स दे रही है, वो सारे 3R के इर्द-गिर्द में घूम रहा है। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। तो थ्री इसके आगे आर्स नहीं बढ़ रहे हैं। जी, जी। 3R। तो इसके आगे नहीं बढ़ रहे ये लोग। तो हम्म वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे 70% की करीब-करीब की जो फाइबर हमारी टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो सारे हम्म पेट्रोकेमिकल सोर्सेज़ से आती है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। जिसको हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक जैसा ही वो अच्छा। फैशन है। और ये जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, इस सबसे बड़ा कंज्यूमर तो वही है। उन लोगों से ज़्यादातर जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये सारे नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज़ होती है। तो इंडस्ट्री क्या करती है कि इसको छुपाने के लिए हो या इसके बारे में चर्चा नहीं करने के लिए, वो लोग 3R के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, जो कि थोड़ा-सा हटके है। भारतीय संस्कृति में हम लोग और एक R हमेशा जोड़ते थे, जिसको कहते थे रिफ्यूज, कि ना रिड्यूस, हम्म रीयूज, रिसाइकिल। हम तो रिफ्यूज करते थे, हमें चाहिए ही नहीं, शुरू से बंद करते थे। लेकिन वो हम्म ये 3R पे 3R पे ज़्यादा जोर देते हुए बाकी चीज़ पे नहीं चर्चा करते और ये बताते नहीं हैं, जो रिसाइक्लिंग वाला पार्ट है, जिसमें 3R में जो एक पार्ट है रिसाइक्लिंग, इसमें अपसाइक्लिंग, डाउनसाइक्लिंग दोनों आती है। रिसाइक्लिंग का एनवायरनमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं होती है और रिसाइक्लिंग ऑल्सो एक मिथ है। ये एक झुठलाते हैं क्योंकि फाइबर टू फाइबर जो रिसाइक्लिंग है सिर्फ 1% से कम है और बाकी जो अच्छा। रिसाइक्लिंग होती है जी, जो हम्म बाकी जो रिसाइक्लिंग है वो पेट बॉटल से आती है। जो प्लास्टिक के जो पेट बॉटल पेप्सी के, कोल्ड कोका कोला के, बाकी के जो पेट बॉटल फेंक देते हैं, हम पानी के बॉटल फेंक देते हैं, उसी पेट बॉटल से वो लोग यार्न को एक्सट्रूड करते हैं और उसको कपड़े इंडस्ट्री में लगाते हैं। ये नहीं है कि तो प्रोफेसर जी, साहब, अगर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से जो कपड़े बना रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। उसका वो हेल्थ हजार्डस तो नहीं है? स्वास्थ्य पर उसका कोई हेल्थ बुरा प्रभाव तो नहीं है उसका? हो भी सकता है, इसके प्रभाव भी है। दूसरी चीज़ है कि इसके एनवायरनमेंट पर भी प्रभाव है और मुझे ये हम्म कहना है, मुझे प्लास्टिक से क्यों लेना है? मुझे क्यों नहीं अपने कपड़े को रिसाइकिल करना? तो हम्म ये क्यों नहीं कर पाते हैं? आप जब रिसाइक्लिंग की बात आती है, हमारी ध्यान सारे जाके प्लास्टिक बॉटल्स पर टिक जाती है, पेट पे टिक जाती है। तो ये भी हम्म एक चर्चा है। इस विषय पर चर्चा होना मतलब बहुत ज़रूरी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप स्पष्ट नज़रिए से देखें तो हमें ये लगता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो रेयान आती है, जो रेशे आते हैं, जिससे कपड़े बन जी, सकते हैं, वही इकलौता समाधान है। बाकी हम किसी तरीके से भी अगर आप सूत तैयार करते हैं, रिसाइकिल करके करें या फिर पेट्रोकेमिकल तरीके से कार्यशब पैदा करें, उससे पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो बिल्कुल। पहले हमें लगता है कि सिर्फ कपास ही इसका समाधान है। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अगेन, बट कपास खाली नहीं, हमारे जो कपड़ा की जो नेचुरल सोर्सेस है, जो जिसको आप फाइबर बोलते हैं, कि ये सिर्फ कपास से नहीं आती है और हुँ, कई तरह की है। जैसे मान लो मैं जूट का हो, लिनेन का हो, आपके पास सीसल हो, आपके पास भिंडी हो, बनाना हो, आपके पास लोटस हो, आपके बहुत सारे हैं ऐसे जो बिल्कुल, कि बिल्कुल, जो प्राकृतिक जिसको तरीके हम हैं। हुँ, जी, जिसको हम रोजगार जिसके माध्यम से पैदा कर सकते हैं, पर्यावरण पे बिना प्रेशर डालते हुए लोगों को रोजगार दे सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं हमारी जो कॉन्सेप्ट है फार्म टू फैशन, इसी बेसिस पर ही है कि हम लोगों को रोजगार देते हुए, पर्यावरण को बिना कष्ट देते हुए फैशन इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर सकते हैं, पूरा नहीं तो कुछ हद तक। हुँ। तो ये इस तरह के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्राकृतिक तरीके से? जैसे आपने कुछ गिनाए, जैसे जी, कि मुझे लगता है कि जूट हो गया, कपास हो गया,
मैंने जी सुना था कि भांग के पौधों से, रेशे से भी कपड़े बनते हैं पहाड़ों में, जी जी जी, वो भी हेम्प का, कुछ। उसको हेम्प बोलते हैं। बहुत ही अच्छा हाँ। कपड़ा बन सकता है हेम्प से। देखिए बनाना से बन सकता है, जो बनाना हम्म। फाइबर है उससे भी बनता हम्म। है। हमारे पास सीसल का भी इस्तेमाल होती है, भिंडी का भी इस्तेमाल होती है, हमारे हाँ। पास लिनेन का भी इस्तेमाल होती है, हमारे पास हम्म। क्यापोक है, जिसको हम सिमली बोलते हैं, सिमली कॉटन का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके ऊपर हम्म। एक्सपेरिमेंट कम हो रहे हैं, इसके ऊपर लैब एक्सपेरिमेंट्स भी हमारे देश में भी कम है, जिसको आगे त्वरान्वित करना चाहिए ताकि हम इसको कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, ये शायद मैंने कहीं कहीं एक खबर पढ़ी थी कि वह कुछ साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो पैडी, जो धान होता है, धान का जो भूसा बचता है, उससे जी। भी कपड़ा बनाने की तैयारी हो रही है। इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप? जी, वो एक्चुअली देखिए कई सारे चीज़ है जिसमें कपड़ा बन सकता है या फाइबर निकाल सकते हैं। हम आज मिल्क से भी फाइबर निकलता है, ऐसे भी निकल सकता है। कई सारे और सेलुलोज़ जहाँ पर हमें सेलुलोज़ की हम्म। नज़र आती है, वहाँ से हम लोग कपड़ा फाइबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका हम्म। हम क क्या देखते हैं कि सबसे ईज़ी आसान तरीका क्या है, जो पर्यावरण से कम तकलीफ देते हुए हम जिसको निकाल सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका दोनों इकोनॉमिक कॉस्ट भी देखना है, उसका पर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी देखना है। तो इसलिए हम्म। पैडी एक वेस्ट जब जाता है हम उसको कोशिश करते हैं, भले हम कपड़ा में नहीं लगा सकते मगर वो पैडी से जो हम फाइबर निकालेंगे वो हम फैशन इंडस्ट्री में दूसरे प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। डायरेक्टली बहुत कपड़े में बहुत लगाने खूब। का अभी तक हुई नहीं। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी तक हमने कपड़ा बनाने की बात की, अब हम बात करते हैं डाइंग यानी कपड़ा रंगाई का। जो जी। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है वो रंगाई से होता है, जो कृत्रिम कलर होते हैं, कृत्रिम रंग होते हैं, उनसे होता है। जो जी। कि हम देखते हैं कि जहां भी कपड़ा रंगाई का काम होता है, वहाँ नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, वहां के तालाबों में रंग घुला होता है। तो इसका समाधान क्या है रंगाई का? जी। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारे एक कहावत है, अगर जैसे हमारे फैशन इंडस्ट्री में क्या होती है कि आपको प्रेडिक्ट करना होता है, मतलब फोरकास्टिंग करना होता है कि आने वाले समय में कौन-सा कलर, अगले साल कौन-सा ट्रेंड और कौन-सा कलर का इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए हम्म। हम लोग फोरकास्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको फोरकास्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाइना में चले जाइए, आप वियतनाम में चले जाइए, उनके नदियाँ का कलर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अगले साल में कौन-सा कलर आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में तो ये भी हमारे भी कुछ देश में कुछ ऐसे नदियाँ थी जिसमें इस तरह के पॉल्यूशन बहुत होती थी। अब काफ़ी सारा अंकुश लगा चुके हैं पिछले 8-10 साल के अंदर। लेकिन मैं ये हम्म। कहूँगा कि इसके लिए प्रकृति ने हमको काफ़ी सारे रिसोर्सेस दे रखा है। पूरे देश हम्म। में अगर देखें, मैं उड़ीसा की बात बोलूँ कि उड़ीसा में 100 से ज़्यादा ऐसे जो प्लांट है, जो जो उद्भिद जगत से निकलते हुए जहाँ से हम नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हम्म। अभी भी है, मतलब लोग जो हैंडलूम क्लस्टर है उसमें काफ़ी सारे लोग नेचुरल डाई का एक्सट्रैक्ट करके उसको अप्लाई करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, वो कभी प्रदूषण नहीं कर सकता है और उसको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ऐसी मान्यता है कि जो नेचुरल डाई है, वो प्राकृतिक रंग जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, वो रासायनिक रंग है वो स्थायी होते हैं। वो इस बारे में मतलब ये भ्रम है या फिर ये सच है? नहीं, ये कुछ हद तक सच है। एक्चुअली देखिए ये नेचुरल डाई का यही खूबी है और ख़ासियत है। अगर आप इसको बाहर धूप में डालेंगे तो हो सकता है धीरे-धीरे उसका कलर फेड कर सकता है। वो फेड करता है तभी उसको हम नेचुरल कहते हैं, वो फेड करना चाहिए। कोई स्थायी नहीं है। सब पंचभूत में ही लीन होना चाहिए और पंचभूत से निकलते भी है और पंचभूत में लीन भी होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इसको मान तो के चलना चाहिए, कोई परमानेंट कलर होगा तो ये क्षति पहुँचाएगी। तो जी। फेडेड जीन्स तो ठीक है, लेकिन अगर फेडेड शर्ट, फेडेड चादरें, फेडेड दुपट्टे होने लगे तो फिर तो ये गजब हो जाएगा, फिर तो अच्छा नहीं रहेगा ना। नहीं, ये एक अच्छी फैशन स्टेटमेंट होगी। आप देखिए कि फैब इंडिया भी पहले से ऐसे कुछ कलर निकाल के लाती थी जो फेड करते थे। आप धोते अगर 2-4 बार धोएँगे तो लगेगा कि धीरे-धीरे उसका कलर निकल रहा है, ब्लीड कर रहा है हम्म। या तो फेड कर रहा है। तो ऐसे ही फैशन स्टेटमेंट हम अगर नेचुरल डाइज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्राकृतिक रंग का यूज़ करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो होने दीजिए, ये हम्म। एक अच्छी स्टेटमेंट निकलेगी। जी, यानी कि आपका इशारा इस तरफ है कि हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है, हमें बहुत बिल्कुल चटक सही। कलर जो है वो नहीं चाहिए, और हमें ऐसा ऐसी अवधारणा बनानी है फैशन की जिसमें दिमाग को ये बताना है कि यार ये फेडेड कलर भी खूबसूरत है। एम आई राइट और नहीं रॉन्ग? सारा नहीं, सारे कलर्स फेड नहीं करेंगे, इसमें कई कई सारे कलर्स है जिनकी अच्छी कपड़े पे पकड़ रहती है, जो छूटते हम्म। नहीं, जिसको हम कलर फास्टनेस कहते हैं हमारी टेक्निकल टर्म में। कलर हम्म। फास्टनेस आती है, हम टिपिकल मोर्डेंट यूज़ करते हैं। जो अगर पुराने समय में अगर देखेंगे कि गोमूत्र यूज़ करते थे। मोर्डेंट के लिए गोमूत्र, हरड़ा ये सब यूज़ करते थे। आप पूछिए आज भी साइंटिस्ट जो लोग इन
दूसरे टाइप का केमिकल मोर्डांटिंग जैसे आलम हो गया या कोई फेरस सल्फेट हो गया या कॉपर सल्फेट हो गया, ये यूज करते हैं। इसके बदले में अगर हम मान लो माइरोब्लान यूज करते हैं, जो जिसको हरड़ा कहते हैं, या तो गोमूत्र यूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा काफी अच्छा रहता है उसके ऊपर, और वो फिक्सेशन अच्छा कराता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो सारे कलर्स फेड करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कलर्स करते हैं, कुछ तो परमानेंटली रहते हैं, अच्छे अच्छा दिन तक रहते हैं। अच्छा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर विनय भूषण जैना जी ने फार्म टू फैशन की अवधारणा विकसित की है। एक बहुत दिलचस्प अवधारणा है और इसकी बहुत लोकप्रियता भी मिली है इसको, और ये शायद इकलौती अकादमिक अवधारणा और मॉडल है जिसे अब तक किसी भी संसदीय साहित्य समिति द्वारा सराहा गया है। तो डॉक्टर साहब, आप कृपया इस अवधारणा के बारे में बताएं प्रोफेसर साहब कि ये क्या है फार्म टू फैशन। धन्यवाद अंशुमन जी, ये एक बहुत ही करीब, मेरे दिल से बहुत ही करीब है ये जो फार्म टू फैशन है। इसको एक्चुअली हम इस बैकड्रॉप पे बनाए, अगर देखेंगे भारत भी आज के दिन में पूरे विश्व में 95% जो हैंडलूम है यहीं से प्रोडक्शन होती है। तो हमारे पास जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं था, जो सो कॉल्ड मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं था, हम लोग इसी का ही काम करते थे। और सारे जो फाइबर हम निकालते थे वो नेचुरल फाइबर होकर, कॉटन, लिनेन, जूट, हम ये सब इस्तेमाल करते थे, सिल्क भी करते थे। और सिल्क तभी अहिंसा सिल्क हुआ करता था, और उसमें जो भी हम लोग अप्लाई करते थे नेचुरल डाई वगैरह, वो सारे हम लोग खेती करते थे और उसको अप्लाई करते थे। तो फार्मर को इसमें काफी अच्छा वो मिलता था, मतलब पैसा मिलता था उसमें, और उसमें जो लोग वैल्यू चेन में रहते हैं उन सभी को मिलता था। तो ये जो फार्म टू फैशन कांसेप्ट है, ये कहता है कि पूरी फैशन वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना है सस्टेनेबल तरीके से। जो भी एक्टर उसमें है, सारे एक्टर्स को 4 चीजों में इसका ध्यान है। पहले हम कहते हैं कि अगर कोई भी फैशन बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हो, तो सबसे पहला तो उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी होना चाहिए। दूसरा जो चीज है कि एनवायरमेंटली ये सस्टेनेबल होना चाहिए। तीसरा जिसके ऊपर हम कहते हैं कि ये सोशली इक्विटेबल होना चाहिए। और चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि इकोनॉमिकली इक्विटेबल, ताकि हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ऐसा नहीं कि नाइकी ने कपड़ा बनाया है तो आप देखिए कि नाइकी का एक सिंगल फैक्ट्री नहीं है, लेकिन नाइकी एक ब्रांड है जो जिस 1000 ऐसे फैक्ट्री में से बना रहा है पूरे विश्व में। सारे जो प्रॉफिट मेजर हिस्सा है वही लेते हैं। इनको दूसरे को किसी को पता नहीं है, और उसका प्रॉफिट का कितना हिस्सा किसको और बाकी लोगों के पास जाता है कितना पता नहीं। लेकिन ये इसमें पूंजीवादी व्यवस्था है जी, जी, महोदय, ये जी, पूंजीवादी व्यवस्था है। ये पूंजी जी, एक जगह केंद्रित होती है, वहां जाके ये जी, बांटने में जी, यकीन जी, नहीं रखते हैं ये लोग। जी, जी। तो जी, इसमें वो हमें मॉडल्स इसका तोड़ निकालना है हमें। जी। बिल्कुल। और वो मॉडल भी जो है, जो दूसरा जो मॉडल है वो लीनियर मॉडल है। अभी का जो फैशन मॉडल है लीनियर है, एक्सप्लॉइटेटिव है। और जो फार्म टू फैशन है ये मॉडल सर्कुलर भी है, और ये दूसरा है कि इंक्लूसिव मॉडल कह सकते हैं, कि जिसमें हर एक्टर को उसका अपना हिस्सा मिलता है। जो प्रॉफिट है और जो जो रेवेन्यू आती है उसका हर किसी का अपना हिस्सा अपने काम के हिसाब से मिलता है। इसलिए ये मैं फार्म अपने टू दर्शकों को फैशन। बता दूं, प्रोफेसर आपको ये बता दूं कि अभी हाल में हम लोग कटक गए थे, वहां बाली यात्रा मेला लगा हुआ था। जी, तो उस मेले में हमने देखा कि ग्रामीण महिलाएं संबलपुरी कुर्ते, गमछे और फैशन की अच्छी बहुत अच्छी चीजें बना के बेच रही थी। वो उन्होंने कहा था कि ये नेचुरल डाई है, नेचुरल कलर है और घर की बनावट है, और वो वास्तव में बहुत अच्छी चीजें थी। और उसमें जो आपने फार्म टू फैशन कहा ना, वो मुझे लगा कि वो मॉडल वहां काम कर रहा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, बुनने वाला जो है, रंगने वाला, सब वहां मौजूद थे उस मेले में। जी। तो मेरे ख्याल से आप उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ताकि एक उपभोक्ता जो अगर 500 की टी शर्ट खरीदता है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक हो। आप यही कहना चाहते हैं शायद। जी, एक तरह की है कि जी देखिए, जो जिसने उगाया, उस मान लो मैं कॉटन का खेती किया, मतलब कपास की खेती किया, या तो मुझे मेरे हिस्सा मिले, और मैं भी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता हूँ। जो उसके बाद जो जिनिंग या स्पिनिंग होती थी वो सारे मैनुअली करते थे उसको, और उसमें से भी कभी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि हम तो बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। हम तो हाथ से ही सब कुछ करते थे। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाथ से करें, बट इसके लिए हमारे पास विकल्प है। जैसे मैं सोलर एनर्जी का यूज़ करके भी कर सकता हूँ, मैं विंड एनर्जी का यूज़ करके कर सकता हूँ, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है सबसे बड़ी, जैसे आपने बताया कि वो जो बुनाकार है उसको भी अपना पैसा ठीक से मिलता है, जो बेचने के लिए यहाँ लेके आता है उसको भी पैसा मिलता है, वो किसान को भी पैसा मिलता है। सबको जी। अपना-अपना हिस्सेदारी मिलती है। जी। अच्छा, क्या भारतीय संस्कृति विरासत से सस्टेनेबल फैशन की कोई सीख मिलती है क्या? बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है पूरा भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है, हमेशा से। आप वेद वेदांत से जाइए या आप हमारे उपनिषद में देखिए,
तो हमने कभी, आपने देखा होगा कि मेरे पापा का कपड़ा मेरे सबसे बड़े भाई पहनते हुए, और सबसे बड़ा भाई का कपड़ा सोचिए सबसे छोटा भाई को जाते हुए, मेरे बड़े भाई का किताब में सबसे छोटे भाई तक पहुंचता है, कि छोटे बहन तक पहुंचता है। ये किसी और देश में नहीं होता, इस हमारी इस संस्कृति में होता है। तो हमने बिल्कुल। हमेशा ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल जो कह रहे हैं कि ये कोई एकदम एक बड़ा सा नई कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे हमेशा से था। हमने कभी कपड़े को फेंकते नहीं थे, ये लैंडफिल तक जाने के लिए 100, 200, 4, 5, 6 जनरेशन तक चली जाती थी। हम आखिर में उसको अपना बेड बिस्तर बना देते थे या तकिया बना देते थे। अगर पुराने फटे कपड़े आखिर में यूज नहीं हो पाए, जो फेंकने लायक हम फेंकते नहीं थे, वो हमने उसके दूसरे इस्तेमाल में लेते थे। तो ये सीखना चाहिए कि हमने कैसे ना भी बोला, हमने ना भी बोलते थे, हमें ज्यादा चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है ज्यादा, जो दिल मांगे मोर बाली, हमारे पास वो कंसेप्ट नहीं थी, हमें जितना जरूरत है हमको उतना ही चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख। आपकी इस बात से मुझे एक कहानी याद आती है कि एक अंग्रेज ने किसी सन्यासी से पूछा कि आपकी जो धोती है बहुत पुरानी हो गई है। तो साधु बाबा ने कहा कि पुरानी नहीं हुई है, अभी तो इसका मैं गमछा बनाऊंगा, फिर इसका पोछा बनाऊंगा, और जब ये बिल्कुल खराब हो जाएगा तो इसकी मैं दिए की बाती बनाऊंगा, तब समझिए कि खत्म हो गई। तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, बहुत वैसे सही। आप आपने जो सस्टेनेबल फैशन की अवधारणा विकसित की है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन क्या है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जिस दौर से अभी गुज़र रहे हैं, कि हम कहते हैं कि अभी भारत जो है कि अमृत काल में हम्म, जा चुका है, और इस अमृत काल में जो-जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, और सरकार हम्म, काफ़ी प्रोएक्टिवली इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी, जो टूब्स को, जो पहले टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड थी, उसको रिप्लेस हम्म, करते हुए हम एक नए पॉलिसी की ओर जा रहे हैं। जिसमें से इस सरकार की जो फ़ोकस है, ताकि पूरी इंडस्ट्री इसका फ़ायदा ले, और हम लोग एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार करें अपने देश का, जो कि पूरे विश्व में एक लीडरशिप दे, जिसको लेके हम कह सके कि फैशन इंडस्ट्री को अगर कोई सस्टेनेबल मोड पर ले सकता है, तो इसी इसी देश में वो छुपी हुई है, और इस देश की पॉलिटिकल विल भी है, और इंडस्ट्री का भी एक जील है कि हम उसको कर दिखाएंगे। ऐसा है। बहुत खूब प्रोफेसर साहब, आपने जो अवधारणा रखी है, आपने जो बातें की हैं, वो 10-20 सालों के नहीं, उसमें 1000 सालों की सोच शामिल है कि कैसे पर्यावरण को, धरती माता को हम स्वस्थ रखें, और साथ में फैशन की वस्त्रों की फैशन की जरूरतों को भी पूरा करें। ये बहुत अद्भुत बात है। आपने मतलब इतने दूर की सोच, दूरगामी सोच के लिए आपको साधुवाद। और वास्तव में मतलब मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू की आपकी जरूरत थी कि उदय इंडिया के दर्शकों के साथ साथ देश और दुनिया के लाखों लोग जाने कि कैसे मतलब एक सन्यासी की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह आपकी सोच जो है वो धरती को कई 100 सालों, सैकड़ों सालों तक वो फायदा पहुंचाएगी। अच्छा, क्या इस सोच को पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है? क्या आपको लगता है कि भारत स्थायी रूप से इस सोच का नेतृत्व कर सकता है? बिल्कुल, और इसका नेतृत्व भी इसी देश को करना चाहिए अभी, और जो कि कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश तैयार है। हमारे देश हम्म, में काफ़ी युवा जो है, जो लोग अभी फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग भी तैयार है कि इसको आगे लेने के लिए, इस चैलेंज को आगे लेने के लिए, क्योंकि हम एक इरिवर्सिबल स्थिति पर पहुँच चुके हैं, जो क्लाइमेट चेंज ने की इम्पैक्ट के कारण। अगर हम नहीं करेंगे अभी, तो हमारे लिए आने वाली वक्त भी बहुत मुश्किल होगा, और इस देश के हाथ में अभी जो है, वो भी निकल सकता है। इसलिए हम लोग तैयार हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश अभी इसको आगे लेने के लिए विचार कर रहा है। जी। अच्छा, आप इस बात की वकालत कर रहे हैं कि हर काम प्राकृतिक तरीके से, उसमें पॉल्यूशन न हो, तो क्या ये जो हैंडीक्राफ्ट हथकरघा क्षेत्र जो है, वो जो विश्व बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसके लिए तैयार है? बिल्कुल, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मैंने एक छोटा सर्वे किया था यूरोपियन मार्केट के अंदर हम्म, हैंडीक्राफ्ट को लेके। तो एक हमने ये किया था कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ों को खरीदते हैं, उनमें से देखा कि हमने कलर अप्लाई करके लेके गया, और बिना कलर के, हमने जो वुडन का हो गया, स्टोन का हो गया, बाम्बू का हो गया, ये सब बिना कलर अप्लाई करते हुए उस प्रोडक्ट को लेके गया, जिसको खास करके ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे गोबर हो गया या गोमूत्र हो गया, उससे ट्रीटमेंट करते हुए लेके गया, नीम से ट्रीटमेंट किया हुआ चीज़ें लेके गए। तो इस चीज़ को जब उनके सामने रखा जाता है, तो वो लोग इतने जागरूक हो चुके हैं अभी, वो पूछे कि या तो हमें बिना कलर के चाहिए, या तो अगर चाहिए तो नेचुरल डाई पे चाहिए। सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता बदल चुकी है, विश्व तैयार है इसके लिए। और मुझे हम्म, लगता है कि मतलब ये सब जगह अभी
सारे पूरे देश में, खाली विकसित देश में नहीं, आप किसी में जाइए, डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में, ये सब जगह लोगों के पास लोगों के लिए ये सस्टेनेबल फैशन काम करने वाली है और लोगों को चाहिए भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस बातचीत में सारे एरिया कवर हो गए होंगे और एक बहुत अच्छा विचार सामने आया है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि नॉट वाई ओनली फैशन इंडस्ट्री, ये जो है ये सिस्टम जो आपने डेवलप किया है फार्म टू खेतों से उपभोक्ता तक का, फार्म टू फैशन का, फार्म टू फैशन नहीं तो फार्म टू डायरेक्ट कस्टमर, इसका इसका एप्लीकेशन जो है वो फूड इंडस्ट्री में, फैशन में तो आप करवा ही रहे हैं, बाकी हर कई सारे इंडस्ट्री में ये सब होना चाहिए, जिससे कि फुटवेयर में हर चीज हर जगह ऐसा हो, तो ये एक प्रकृति माँ की बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मैसेज पूरी दुनिया तक जाएगा और उदय इंडिया उसका माध्यम बनेगा। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।